तमिलनाडु में आज सबसे ज्यादा अधिक किसी उत्तर बिहार के शख्स की चर्चा होती है तो वह है एमएस धोनी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि थलपति विजय को किसी के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसके बाद बंगाल और तमिलनाडु की चर्चा विशेष रूप से की जा रही है। बंगाल की चर्चा इसलिए कि 15 वर्षों का ममता बनर्जी का किला ध्वस्त हो गया, और तमिलनाडु की इसलिए कि जो राजनीति के धुरंधर थे स्टालिन यानी डीएमके, एआईडीएमके, इनके मजबूत किले को एक नया नवेला फिल्मी सितारा ने ध्वस्त कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं थलपति विजय की। थलपति विजय की जो पार्टी है टीवीके को 108 सीटें मिली है, डीएमके को 59 और एआईडीएमके के हिस्से में 47 सीटें आई है। लेकिन थलपति विजय की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि थलपति विजय ने, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, राजनीति के तमाम धुरंधरों को, तमाम खिलाड़ियों को, जिनकी पार्टी अब तक तमिलनाडु में एक छत्र राज करती रही, स्टालिन जैसा चेहरा जिसे इंडिया गठबंधन का सबसे चमकदार चेहरा माना जाता था, और माना जाता था कि स्टालिन के रहते हुए भाजपा की एंट्री यहां नहीं होने वाली है, खूबी भी नहीं, भाजपा हाथ मलते रह गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक नया नवेला पार्टी, और उस पार्टी का चेहरा थलपति विजय ने सबको रौंद दिया, और रौंदते हुए 108 सीटें अपनी झोली में डाल दी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार से निकला, या बिहार की भूमि से निकला एक युवक ही कहें, अभी 50 प्लस किए हैं, दाढ़ी थोड़े पके हैं, बाल अभी भी हरा ही है। प्रशांत किशोर जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाते रहे हैं, और यही उनका मुख्य पेशा भी रहा है, यही उनकी पहचान भी रही है। क्या भाजपा, क्या तृणमूल, क्या जदयू और क्या कांग्रेस। प्रशांत किशोर ने किसके लिए रणनीतियों का निर्माण नहीं किया, और किसके सत्तारोहण में अपनी भूमिका का निर्माण नहीं किया, वही प्रशांत किशोर ने आज से 1 साल पहले तमिलनाडु की सरजमीन पर कहा था कि इस तमिलनाडु में आज सबसे ज्यादा अधिक किसी उत्तर बिहार के शख्स की चर्चा होती है तो वह है एमएस धोनी की, क्योंकि एमएस धोनी क्रिकेट के भगवान न कहे, क्रिकेट के एक बड़ा चेहरा है, मिस्टर कूल। लेकिन जब मैं दोबारा इसी तमिलनाडु की धरती पर आऊंगा तो मैं एमएस धोनी से भी ज्यादा पॉपुलर हुई। आज तमिलनाडु में सबसे ज्यादा अधिक किसी की चर्चा हो रही है, चाय की दुकानों से लेकर सब्जी मंडी तक अधिक किसी की चर्चा है तो वह है प्रशांत किशोर की, क्योंकि प्रशांत किशोर ने 1 साल पहले थलपति विजय की भविष्यवाणी कर दी थी, और उस वक्त प्रशांत किशोर ने कहा था कि थलपति विजय को किसी के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल अलायंस के साथ जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि उस वक्त कांग्रेस की कोशिश थी कि थलपति विजय को अपने खेमे में लाया जाए, और आज भी जब रिजल्ट आ चुका है 118 सीट थलपति विजय के पास है,
कांग्रेस के जो सुप्रीमो हैं, अघोषित सुप्रीमो राहुल गांधी 3 बार फोन कर चुके हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने कहा था कि थलपति विजय का विजय सुनिश्चित है। इनके माने तमिलनाडु का अजय कोई अगला सितारा है और तमिलनाडु की सत्ता भी कहीं जाने वाली है, तो वह जाने वाली है थलपति विजय के हाथों में। और वही हुआ, बहु वही हुआ। अब हम जानते हैं कि थलपति विजय को इस मुकाम तक पहुंचाने में और थलपति विजय की इस राजनीतिक सिंहासन तक पहुंचाने में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या रही और प्रशांत किशोर ने कैसे भाप लिया था, क्या आंकड़े थे, क्या समीकरण था और किस बिना पर प्रशांत किशोर इस भविष्यवाणी को कर रहे थे। तो दरअसल मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर आज से 1 साल पहले से ही टीवी के थलपति विजय के लिए रणनीतिकार और सलाहकार की भूमिका में थे। और सिर्फ सलाहकार की भूमिका नहीं, वो डिजाइन तैयार कर रहे थे, नैरेटिव तैयार कर रहे थे तमिलनाडु की सरजमीन पर, और नैरेटिव तैयार करने में उन्होंने सफलता हासिल कर ली। दरअसल तमिलनाडु की जो सियासी जमीन है वह पेरियार की जमीन है, द्रविड़ आंदोलन की जमीन है, द्रविड़ अस्मिता की जमीन है, समता, समानता, भाईचारा और सोशल जस्टिस की जो बात हम लोग आज उत्तर बिहार में करते हैं, इसकी जड़ें तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बहुत गहरी जमी हुई है। तो उत्तर भारत के राजनीतिक हथियार से दक्षिण भारत को हांका नहीं जा सकता, दक्षिण भारत में जीत हासिल नहीं की जा सकती, और प्रशांत किशोर इसे समझ रहे थे। यही कारण था कि आप थलपति विजय का चुनावी घोषणा देखिए, उनका स्लोगन देखिए, तो आपको उस स्लोगन से सोशल जस्टिस की धमक सुनाई देगी। वे कहते हैं सबको समान अवसर, किसी के साथ भेदभाव नहीं, और द्रविड़ अस्मिता और द्रविड़ संस्कृति के साथ कोई समझौता नहीं। और इसके साथ ही के विजय लगातार भाजपा को निशाने पर लेते रहे, और स्टालिन जो वहां की पार्टी सीएम रहे थे, उनका जो सोशल जस्टिस था, जिस सोशल जस्टिस के हुंकार स्टालिन लगाते रहे थे, वैसे वे खोखला बता रहे थे। वे बता रहे थे कि ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं है, इस पॉलिटिक्स में सभी सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व नहीं है, समता नहीं है। जिस समता की बात की जाती है, सोशल जस्टिस की बात की जाती है, सामाजिक सहभागिता की बात की जाती है, वह पन्ना कहीं न कहीं स्टालिन की पॉलिटिक्स से गुम है। और ऐसे भी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में दलितों की अपनी आकांक्षा रही है, दलित एस्पायरेशन यदि पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं रहा है तो वह तमिलनाडु में रहा है, और वह दलित कहीं न कहीं स्टालिन से दूर होते दिख रहे थे। खैर, जैसा कि मैंने कहा कि प्रशांत किशोर ने बहुत ही समझी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से रणनीतियों का निर्माण किया, नैरेटिव बिल्डिंग की, चुनावी प्रबंधन को अपने हाथ में लिया, और पूरा जो चुनावी प्रबंधन होता है उसका आर्किटेक्ट तैयार किया। और आखिरकार प्रशांत किशोर की मेहनत रंग लाई। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, बिहार का वो लाल, यानी प्रशांत किशोर जो तमाम राजनीतिक दलों का चुनावी प्रबंधन देखते रहे हैं, उसकी जीत में, उसकी हार में अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहे हैं। वे तृणमूल कांग्रेस को भी सत्तारोहण तक ले गए, वे जदयू को भी सत्ता दिलाने में सफलता हासिल की, वे भाजपा
जब पीएम मोदी का शुरुआती काल था, जब पीएम मोदी की यात्रा दिल्ली की ओर निकलने वाली थी, उस वक्त भी प्रशांत किशोर उसी भूमिका में थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ऐसा क्या कारण है कि प्रशांत किशोर तमिलनाडु में तो सफलता प्राप्त कर लेते हैं और 1 साल पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर देते हैं कि थलपति विजय के विजय रथ को रोका नहीं जा सकता। लेकिन वही प्रशांत किशोर बिहार की धरती पर चारों खाने औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। जी हां, बिहार विधानसभा के करीबन चुनाव से पहले करीबन 1 वर्षों से प्रशांत किशोर बिहार की जमीन को मथ रहे थे, एक सियासी समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। गांव गांव टोला टोला तक उनका काफिला गुजर रहा था और नीतीश और लालू की जो पॉलिटिक्स चलती रही है पिछले 35 वर्षों से, उस पॉलिटिक्स के पैरेलल एक नई पॉलिटिक्स, एक नई सियासी सरजमीन तैयार करने की वे कोशिश कर रहे थे। लोगों से संवाद कर रहे थे, विकास का खांचा बता रहे थे और यह बता रहे थे कि यदि तुम्हें मद्रास में, तमिलनाडु में, चेन्नई में और पुणे में, सूरत में और दूसरे तमाम राज्यों में दक्षिण भारत के, यदि तुम्हें मजदूरी नहीं करनी है, उस त्रासदी में अपना जीवन नहीं जीना है, 1000, 2000 या 20,000, 25,000 रुपये के लिए इतनी दूर सफर नहीं करनी है, बिहार में ही रोजगार करना है, बिहार की मिट्टी से ही रोजगार पैदा करना है, तो राजनीति को बदलना होगा। लेकिन भाई, बिहार ने तो उनकी ही राजनीति बदल दी। करीबन 234 सीटों पर चुनाव लड़े, 234, 234। नतीजा क्या आया? सिफर, शून्य बटे सन्नाटा। आने प्रशांत किशोर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को तो समझते हैं, कोलकाता की यानी वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स समझते हैं, उन्हें समझ में आती है दिल्ली की पॉलिटिक्स, उन्हें समझ में आती है पंजाब की पॉलिटिक्स। हां, आपको आपकी जीत में भी उनकी भूमिका रही, वे दावा करते रहे। लेकिन बिहार और बिहार की जो पॉलिटिक्स है, बिहार की मिट्टी से निकले प्रशांत किशोर को समझ में ही नहीं आई और गजब का गच्चा खा गए। गच्चा इस तरह खा गए कि उन्होंने कहा, चुनाव के पहले उनके दावे को याद कीजिए, बहुत दम्भ के साथ बोल रहे थे, नीतीश कुमार को 25 सीटें भी नहीं आई। यानी नीतीश कुमार यदि 25 सीटें भी ले लाते हैं, जदयू के हिस्से 25 सीटें भी आती है, तो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने यह भी कहा था प्रशांत किशोर ने कि नीतीश कुमार सीएम बनने नहीं जा रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद नीतीश सीएम बने। बाद में उनके साथ भाजपा ने क्या किया वो जुदा बात है, लेकिन प्रशांत किशोर की ये दोनों ही भविष्यवाणियां गलत साबित हो गई। आज भी जदयू एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जद्दोजहद कर रहा है और आज भी नीतीश कुमार के पास 80 विधायक हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के हिस्से एक भी विधायक नहीं। और प्रशांत किशोर जो पूरी पार्टी को जीत दिलाने का भरोसा दिला रहे थे, हिम्मत नहीं पड़ी कि किसी विधानसभा से चुनाव लड़े। बातें शुरू में आ रही थी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ ताल ठोकेंगे, लेकिन पता नहीं प्रशांत किशोर को यह कहां से भनक मिल गई, यह समझ बनी कि ना यह सीट भी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना भारी पड़ जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति हुई क्यों? आखिर तमिलनाडु और बिहार में अंतर क्या है और क्या कारण है? प्रशांत किशोर की कमजोरी क्या है? प्रशांत किशोर फेल क्यों हुए? उनकी भविष्यवाणी
गलत साबित क्यों हुई। तो मैंने कई जानकारों से बात करने की कोशिश की। पहली बात कि प्रशांत किशोर के पास कोई बूथ स्ट्रक्चर माने कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं था। बूथ लेवल तक उनके कार्यकर्ता नहीं थे। दूसरी बात, बिहार का जो कास्ट पॉलिटिक्स है और 80 के बाद या 90 के बाद बिहार में जिस तरह से कास्ट पॉलिटिक्स, आप कास्ट पॉलिटिक्स कह सकते हैं, लेकिन इसे सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। तो जिस तरीके से सोशल पॉलिटिक्स ने, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स ने उभार लिया है, उस पॉलिटिक्स में किसी भी अगड़ी जाति के लिए सीएम बनने का सपना ही एक दुरूह सपना है। और यदि किसी पार्टी का चेहरा अगड़ी जाति से आता हो तो उसके लिए सफलता प्राप्त करना भी एक नामुमकिन टास्क सा हो गया है। तीसरी बात, प्रशांत किशोर की पूरी जो फौज थी वह वन मैन आर्मी थी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, प्रशांत किशोर के पास कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं था। वे इधर से उधर से, कहीं से हर्रे कहीं से बहेड़ा, इस तरह की जुगाड़ कर पार्टी को खड़ा कर रहे थे। लेकिन भाई अब बिहार है और बिहार की पॉलिटिक्स पूरी तरह कास्ट लाइन पर डिवाइडेड है। आप समझ सकते हैं, जो भाजपा कभी अगड़ी जातियों की पसंद होती थी और भाजपा के तमाम पद पर अगड़ी जाति के लोग ही होते थे, ज्यादा नहीं। आज से 2 दशक पहले भाजपा के पार्टी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। वह भाजपा भी जब अब किस कंस्पायरेसी के तहत नीतीश कुमार को पीछे किया गया, क्या हुआ, नीतीश कुमार को साथ क्या छल हुआ, इस तमाम चीजों को जाने दीजिए, जो भी हुआ हो, लेकिन आखिरकार भाजपा सीएम चेहरा के रूप में किसे लेकर आई। और कहा तो यह भी जाता है कि नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी ही शर्त पर छोड़ी थी कि सीएम जो होगा उनकी पसंद का होगा। यानी नीतीश कुमार, पहले लालू यादव के बाद नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी, और नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ते वक्त यह सुनिश्चित करके जाते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में जो पिछड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है, जो कुर्मी कुशवाहा यादव की पॉलिटिक्स चल रही है, वह कंटिन्यू रहेगा। और यही आप यह भी समझ सकते हैं, जिस तरीके से जदयू की ओर से दो डिप्टी सीएम बनाए गए, आज उन दोनों डिप्टी सीएम को समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा नीतीश कुमार आगे की कौन सी रणनीति पर काम कर रहे हैं और किस रूप में वे बेटे निशांत के लिए सरजमीन को बचा कर रखना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बिहार की पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर इसलिए फेल होते नजर आए कि उनके पास कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं था, बूथ लेवल तक कार्यकर्ता नहीं था, और खुद प्रशांत किशोर एक अगड़ी जाति का चेहरा है, स्वर्ण चेहरा है। हालांकि वे कहते रहे थे, चुनाव के वक्त भी प्रशांत किशोर कह रहे थे कि भाई मत भूलिए कि इसी बिहार में कितने ही स्वर्ण चेहरे सीएम तक पहुंचे हैं और उन जातियों के पहुंचे हैं जिनके हिस्से 2% भी वोट नहीं है। तो फिर मैं इसका अपवाद क्यों होऊंगा। बिहार के जो युवा हैं इस जाति के दलदल से बाहर निकलेंगे, लेकिन हाय रे किस्मत, बिहार अपने मिजाज से बाहर नहीं निकला। बिहार उस सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकला। और जब तक यह सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स जारी रहेगी, तब तक प्रशांत किशोर में तमाम संभावनाएं हैं, तमाम विजन है, तमाम क्षमता है, उनके लिए गुंजाइश बनती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है, वह यह है कि रणनीतिकार को सिर्फ रणनीति बनानी चाहिए।
जिनके लिए आप रणनीति बनाते हैं उनका सामाजिक सोशल बेस होता है। उस बेस के आधार पर आप आंकड़े जुटाते हैं, उसी बेस के आधार पर आप स्लोगन का, नारों का चयन करते हैं और उसी बेस के आधार पर आप प्रत्याशियों का चयन करते हैं और उसी बेस के आधार पर आप कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं। यानी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रशांत किशोर ने अब तक सफलता का परचम दिलवाया है, उसका अपना सामाजिक बेस था, सोशल बेस था, लेकिन बगैर किसी सोशल बेस के ही प्रशांत किशोर बिहार की जमीन पर अपना परचम फहराने चले थे और यही उनकी नाकामी का कारण बना। खैर, इतना तो है कि प्रशांत किशोर तमिलनाडु की उस पॉलिटिक्स को एक साल पहले समझ गए थे और एक साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, आने वाला दिन, आने वाला वक्त थलपति विजय का है और थलपति विजय आज सीएम बनने के कगार पर हैं। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी वहां सच हुई, लेकिन फिर से वही सवाल, प्रशांत किशोर की अपने पॉलिटिकल पार्टी का क्या हासिल होगा, क्या पार्टी रहेगी? ऐसे भी पार्टी है, यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कई चेहरे अब उसके निकल चुके हैं। यानी पॉलिटिक्स की बात करें या बिहार में प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स की बात करें तो वे आज दुर्दिन के शिकार है। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा, प्रशांत किशोर में राजनीतिक समझ है, वो चीजों को समझते हैं और वैसे भी बिहार के जो लोग होते हैं, राजनीति उनके खून में बहता है। इसीलिए तो लालू यादव कहा करते थे, मैं उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता हूं। प्रशांत किशोर भी उसी बिहार की धरती से है। तो प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे ये तो देखने वाली होगी। फिलहाल प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी तमिलनाडु को लेकर की गई थी आज वो सच साबित हो रही है और थलपति विजय के साथ ही प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी की भी चर्चा तमिलनाडु की जमीन पर खूब तेजी से हो रही है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।